डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को मुख्य वक्तव्य के लिए, आधार वक्तव्य के लिए आए, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे संरक्षक के रूप में, हमारे उद्घाटक के रूप में, हमारे अतिथि के रूप में, जैसे समझे, क्योंकि इनका कार्यक्रम है। और मेरे बीच अजीत कुमार जी, मेरे बीच निदेशक राजभाषा प्रभारी मेरे बीच है, जिनके अगुवाई में पूरा पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। उनको निवेदन करूंगा उसे खुद की जोशी जी अपना वक्तव्य लें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ा विलंब हुआ है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जी। आपके लिए सर, आपके बिना सहयोग के सब आपके मार्गदर्शन के संभव नहीं होगा। मैं अब मंच को बुला रहा हूं आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को कि वो आए और आधार वक्तव्य करें। तो इन शब्दों के साथ, कुछ चट्टानों पर खड़े हुए तो छाप रह गई पांव की, सोचो कितना बोझ उठा के हम गुजरे इन राहों से। आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी, ये हमारे प्रेरणा क्षेत्र हैं, उनसे निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, बालेंदु जी, आनंद जी, सुधाकर पाठक जी, अजीत जी और इस सभागार में उपस्थित हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के सभी सम्मानित सदस्यगण, अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए सम्मानित प्राध्यापकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, साथियों, सबसे पहले तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी को बहुत बहुत बधाई, उनका हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने जो कुछ हमने सोचा वो उन्होंने मूर्त रूप में करके दिखाया। और हम सब जानते हैं कि ये बहुत आसान नहीं होता। एक बंधे बंधाए तंत्र में कोई चीज कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ये इस तरह का एक अनौपचारिक तंत्र होता है जहां आपके पास ऐसे लोगों की तो बहुतायत है जो उत्साह से आपके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उसको सुव्यवस्थित ढंग से 3 अलग अलग महाविद्यालयों में संचालित करना, विश्वविद्यालयों के बीच विद्यार्थियों के बीच जाना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत बधाई देता हूं न सिर्फ पाठक जी को बल्कि उनकी पूरी टीम को, इन्होंने इतना शानदार आयोजन आज यहाँ किया है और इतने सारे महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को एकत्रित किया। मुझे याद आता है आज से लगभग 4 या 5 वर्ष पूर्व जब हमने हमारे कला केंद्र का एक और परिसर, जो मुख्य परिसर हुआ करता था, उसके भव्य प्रांगण में हमने लगभग 5,500 विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के कई सारे विद्यार्थी, उनके शिक्षक, उनके पालक, ये सभी लोग आए थे और उनके बीच में पुरस्कार वितरण का वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं नहीं समझता कि पिछले कई वर्षों में ऐसा भव्य कार्यक्रम हिंदी को लेकर किया गया हो। वो अद्भुत कार्यक्रम था और ये भी सिर्फ सुधाकर पाठक जी और उनकी पूरी की पूरी टीम की एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। मेरी स्थिति आज यहाँ बड़ी विचित्र सी है और इसको अन्यथा न लें, क्योंकि मैं तो अतिथि के रूप में यहाँ आया नहीं। मैं तो यहाँ एक तरह से इस कार्यक्रम के होस्ट के रूप में, यहाँ आयोजक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। पर आपको एक मजेदार सी घटना सुनाता हूँ। भोपाल में जब हमने नया मकान लिया तो हमें ध्यान आया कि हमारे मकान के एकदम लगा हुआ एक मकान था जिसमें एक स्कूल संचालित होता था। प्रकारांतर से मालूम पड़ा कि उस स्कूल की जो संचालिका है वो हमारी श्रीमती जी की सहपाठी रही है स्कूल में। तो दोस्ती हो गई तो उसने कहा, ये तुम, वो स्कूल की जो संचालिका थी उसने हमारी श्रीमती जी से कहा कि बहुत अच्छा हो गया कि तुम लोग हमारे पड़ोस में रहने आ गए। उनका स्कूल किंडरगार्टन स्कूल था और डे बोर्डिंग था। बोले हमारे को कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे मदद ले लिया करेंगे। फिर वो मदद का सिलसिला शुरू हो गया। हमने भी उन्हें मदद का आश्वासन दिया कि हम भी आपके साथ मदद करेंगे। तो कभी फंक्शन होता था तो हमारे घर से टेबल कुर्सियां जाती थी,
कभी चाय नाश्ता चला जाता था। एक बार मुख्य अतिथि के लिए जो चाय नाश्ता आना था तो वो वहाँ आया ही नहीं, तो फिर हमारी श्रीमती जी ने मुख्य अतिथि के लिए पूरा चाय नाश्ता बना के भेजा। एक दिन सुबह जब हुआ तो कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी और कुर्सियां टेबलें लग गई, सब हो गया। अचानक वो स्कूल की संचालिका भागी भागी आई हमारी श्रीमती जी के पास और बोली कि अरे मालविका, एक बड़ी समस्या में फंस गए हैं हमारा, तुम तो हमेशा मदद करती हो, मदद करो। मालविका ने कहा क्या हो गया? कुर्सी टेबल चाहिए, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, क्या चाहिए? तो बोली नहीं, हमारे चीफ गेस्ट नहीं आ रहे हैं, उनको चीफ गेस्ट चाहिए। तो मालविका घबरा गई, हमारे घर में सभी पात्रता रखते हैं चीफ गेस्ट होने की। तो मालविका ने कहा कि तुम्हें किस स्तर का चीफ गेस्ट चाहिए? तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब ठीक लग रहे हैं, शनिवार का दिन है, घर पे भी दिख रहे हैं, भाई साहब को भेज दो। तो आनंद फानंद में आदेश हुआ कि साहब आप ये अपना सेक्रेटरी का शॉर्ट्स वार्ट्स पहनने का जो उपक्रम है उसको छोड़िए, फौरन ढंग से कपड़े पहनिए और जाके चीफ गेस्ट बन के वहाँ पे। आज मेरी स्थिति कुछ वैसी ही हो गई, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मैंने जब सुधाकर जी से, क्योंकि मैं कल देर रात गुवाहाटी से लौटा, काफ़ी देर घर पहुंचा तो 11:30 बज रहे थे, और क्योंकि सोते सोते 12-1 बज गया। सुबह उठा तो मैंने पहले झटके में पूछा कि पाठक जी से फ़ोन करूं कि कितने बजे आना है, मुख्य अतिथि कितने बजे आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा बस आप आ जाइए भाई साहब, मुख्य अतिथि आ जाएंगे, ऐसा मैंने कहा। तो कभी कभी जब सहयोग का, आप पूरी सहयोग का आश्वासन देते हैं तो आपको ऐसे भी दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, यही मैं बताना चाहता था। इसलिए जो बच्चे बड़ी अपेक्षा में होंगे कि कोई और भाई ग्लैमरस व्यक्ति आके यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बैठने वाला है, उनका अपेक्षा भंग हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बहरहाल थोड़ी देर आप मुझे झेल लीजिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कल जब मैं गुवाहाटी में एक व्याख्यान दे रहा था, चूंकि व्याख्यान का विषय मेरा बड़ा प्रिय विषय था और मैंने ही इनको चुन के कहा था, हाउ सोशल इज सोशल मीडिया। इस विषय को मुझे मीडिया के बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में व्याख्यान देना था। तो करीब 350 विद्यार्थी अलग अलग कॉलेजेस के गुवाहाटी में थे और उसके साथ करीब 50 से ज़्यादा प्राध्यापक मास कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले थे। विषय ये नहीं था, विषय ये था कि चूंकि सारा वहाँ पे कार्य व्यवहार सब अंग्रेजी में चल रहा था, इसलिए मैंने भी पूरा का पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। और जब लगभग 40-45 मिनट में बोल लिया और मैंने अपना भाषण समाप्त कर लिया, उसके बाद अनौपचारिक रूप से जब चाय पीने लगे तो बहुत सारे बच्चे और कई प्राध्यापक आके मुझसे बोले कि अरे हम तो बड़े उत्सुक थे कि आप हमें कुछ कविताएं सुनाएंगे और आपने कोई कविताएं नहीं सुनाई, हमें आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा आप लोग सारी बातें अंग्रेजी में कर रहे थे, मुझे लगा यहाँ अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए, यहाँ अंग्रेजी में सब बोल रहे हैं, वहाँ जाकर हिंदी में बोलो तो सामने वाले को लगता है ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसलिए मैंने भी अंग्रेजी में बात की। मुझे क्या मालूम था। तो सारे बच्चे लगभग एक स्वर से बोले कि नहीं, हम आपको यूट्यूब पर फॉलो करते हैं और आपका कहा हुआ एक एक शब्द हम सुनते, इसलिए आज हम बहुत उम्मीद से आए थे कि आप हिंदी में कुछ बात करेंगे। ये बात सिर्फ आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि गुवाहाटी में भी मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे बच्चों के बीच में हिंदी को लेकर जो जागृति है, हिंदी को लेकर जो प्रेरणा है, वो बड़ी सराहनीय है उसको। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे वादा ले लिया और मैंने कहा कि बच्चों ये जो आज का विषय था, चूंकि तकनीकी था और मेरा ही चुना हुआ विषय था, इसलिए मैंने उसी पर केंद्रित अपनी बात की। तो उन्होंने कहा अगली बार जब आप आए तो हम सिर्फ और सिर्फ आपसे हिंदी की बात और हिंदी में सुनना चाहते हैं। ऐसा ही एक अभी सिलसिला हुआ जब मैं 14 सितंबर को मसूरी गया प्रशासन अकादमी में। वहाँ के प्रशिक्षु सारे यूपीएससी के जो आते हैं 575 या जितने भी थे, उनके बीच में हिंदी दिवस पर बात करने गया। और बात करने के बाद में विशेषकर तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के कुछ प्रशिक्षु अधिकारियों ने विशेष रूप से मुझसे आकर कहा कि अगर ऐसी हिंदी रोज बोली जाएगी तो हमें हिंदी से क्या परेशानी, हिंदी से कोई परहेज नहीं है, हम हिंदी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बल्कि उनने सबने उस हिंदी को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, बातचीत भी की। बल्कि तमिलनाडु की वो जो प्रशिक्षु अधिकारी थी, वो तो विशेष रूप से मुझसे बोली कि सर आपसे मुझे 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ अलग से हिंदी में बात करनी, और कुछ नहीं, और कोई विषय नहीं, सिर्फ हिंदी में बात करनी है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि हम अपनी भाषा को सहज और बोधगम्य बना दें, उसको इतना दुरूह न बनाएं, इतना कठिन न बनाएं जिससे सामने वाले के ऊपर भी दबाव आए और हमारे ऊपर भी दबाव आए। तो बहुत ही ज़्यादा इस भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जो विशेष रूप से हमारे युवा साथियों के लिए लागू होती है, कि अपनी भाषा को लेकर कोई न्यूनता बोध नहीं होना चाहिए, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, अगर हम तमिल, तेलुगु हैं, भोजपुरी हैं, मलयाली हैं, अवधी हैं, ब्रज में बोल रहे हैं, तो कुछ भी हो हम अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं। ये बात मैंने अभी कुछ दिनों पहले जब हम कला केंद्र के साथियों के साथ
चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने कही थी, आपको भी मैं बताना चाहता हूं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है और पुष्टि की है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आप सीखते हैं उसका 85% हिस्सा आप 0 से 6 साल की उम्र में सीखते हैं। ये सिद्ध है, मतलब आप BA, MA, PhD, MPhil, DPhil जो भी कर जाएंगे वो सब आपके सीखने का सिर्फ 15% होता है। जो आपके संपूर्ण ज्ञान कोश का 85% हिस्सा है वो आप 0 से 6 वर्ष की आयु में सीखते हैं। और जब आप 0 से 6 वर्ष की आयु में सीख रहे होते हैं तो आप सोच कर देखिए कि उस वक्त आपको कोई व्यक्ति क्या सिखा रहा होता है, क्या बता रहा होता है। तो ज्यादातर जो ज्ञान आपको, आधारभूत ज्ञान आपको दिया जाता है वो आपकी माँ द्वारा दिया जाता है, वो आपकी अपनी भाषा में दिया जाता है। जो माँ भाषा आपसे बोलती है वही मातृभाषा है, वही आपकी अपनी भाषा है। तो जब आपके जीवन का 85% ज्ञान आपको जिस भाषा में मिल रहा है, अगर उस भाषा में प्रयोग करने में आपको कहीं कोई दिक्कत हो, हिचक हो, झिझक हो, तो शायद ये वैसा ही है कि आपको अपनी माँ से शर्म आ रही है, माँ से हिचक हो रही है, माँ से झिझक हो रही है। ऐसा तो नहीं होता ना। आप कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाएं, IPS बन जाएं, IAS बन जाएं, आपकी माँ तो हमेशा माँ रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, हमेशा उसका कद आपसे ऊपर रहेगा। आप गर्व से बताएंगे कि ये मेरी माँ है। तो जैसे ये मेरी माँ है ये बताने में आपको गर्व होता है, वैसे ही ये मेरी मातृभाषा है ये बताने में भी आपको गर्व होना चाहिए। अपनी मातृभाषा के बारे में बोलने में गर्व होना चाहिए, मातृभाषा में आपस में संवाद करने में गर्व होना चाहिए। मैंने बहुत वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ में ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ 7 साल काम कर सका। वो छत्तीसगढ़ से थे, लेकिन जब वो और उनके तीनों भाई IAS थे, मतलब वो तीनों प्रशासनिक, उच्चतम प्रशासनिक सेवाओं में तीनों भाई थे। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ संवाद करते थे, फोन पर हो या कई लोगों के बीच में भी, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में, और उसमें करने में उन्हें कोई संकोच नहीं था, गर्व था। कितने भी बड़े लोगों के बीच में वो इस बात को कर सकते थे। ये जो अपनी मातृभाषा के प्रति जो अभिमान है वो कहीं ना कहीं आपको इस बात की भी चेतना देता है कि हम अपनी जमीन से जुड़े हैं, हम अपनी जमीन से कटे नहीं हैं। अपने कितने युवाओं को विदेश जाने का अवसर मिला मुझे मालूम नहीं, पर मैं जब भी विदेश की धरती पर जाकर कहीं हिंदी सुनता हूँ, फ्रांस में जब वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर मैंने देखा कि वहाँ अलग अलग भाषाओं के बीच में हिंदी शब्द लिखा हुआ था, तो मुझे इतने गर्व का एहसास हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी तरह जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में, इसको उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि फ्रैंकफर्ट के हवाई अड्डे पे सुबह 2:30-3 बजे जब मैं उतरा एयर इंडिया की फ्लाइट से, तो लुफ्तांसा एयरवेज वाले लोग, वहाँ की एक जर्मन महिला हिंदी में घोषणा कर रही थी कि दिल्ली से आने वाले यात्रियों की सुविधा है वो इधर से जाए। आपको सुबह 2:30 बजे जर्मनी में कोई महिला, लुफ्तांसा जर्मन महिला, हिंदी में बात करती देखती तो ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी माँ मिल गई, अपनी मौसी मिल गई, अपनी बहन मिल गई। और दुख होता है देख के कि जब भारत में, भारत की एयरलाइंस जिनकी पूरी जिंदगी भारत में गुजरी, वही हम लोगों से हिंदी में बात नहीं करते, वो अंग्रेजी में बात करते हैं। मैं कुर्ते पजामे में अक्सर यात्राएं करता हूँ और इस संस्मरण को अक्सर सुनाता हूँ, आपको भी बच्चों को मजा आएगा सुन के। कई हवाई जहाजों में जो 12 और 13 नंबर की सीट होती है आपातकालीन दरवाजे के पास होती है, इमरजेंसी एग्जिट के पास होती है। तो इसलिए एयरलाइंस का ये दायित्व होता है कि जो 12 और 13 नंबर की सीट पर बैठे उन्हें वो आके बताना चाहते हैं कि आपातकालीन स्थिति में ये दरवाजा खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे। तो जब एयर होस्टेस आती है तो आपसे पूछती है कि मैं आपको, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश। तो मैं 12 नंबर की सीट अक्सर ले लेता हूँ क्योंकि उसमें लेग स्पेस बहुत रहती है। तो उधर जो बैठे थे उनसे तो उसने पूछा आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, मुझसे नहीं पूछा और हिंदी में शुरू हो गई। मैंने उसको बुला के कहा कि मैंने कहा आपने मुझसे विकल्प नहीं पूछा आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश, मैं एक हिंदी की किताब पढ़ रहा हूँ, कुर्ता पजामा पहना हूँ, इसलिए आपने समझ लिया कि इसको तो अंग्रेजी आती नहीं होगी, इसको तो हिंदी नहीं बताना पड़ेगा। ये जो भाषागत परसेप्शन है, इस परसेप्शन को, इस जो ये जो देखने का दृष्टिकोण है, इसको बदलना होगा। और ये देखने का दृष्टिकोण हम तभी बदल सकते हैं जब हम जैसे, आप जैसे युवा जो हैं, वो अपनी भाषा के प्रयोग करने में कहीं किसी तरह का कोई संकोच, कोई शर्म न करें। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं UPSC के 575 विद्यार्थियों को देख रहा था और ये जान रहा था
कि उसमें से लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भाषा में यूपीएससी क्रैक की है। और वहाँ के प्रशिक्षकों ने, वहाँ के प्राध्यापकों ने मुझे बताया, जो कि खुशी की बात है, कि सर ये प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। ये है माँ भारती की शक्ति, ये है आपकी मातृभाषा की शक्ति। और ये देखने से और भी आश्चर्य हुआ कि उसमें से जो ज्यादातर बच्चे थे वो बहुत साधारण परिवेश से, बहुत ही एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश, अपनी पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से, बिना किसी कोचिंग की मदद से यूपीएससी में अपना स्थान अर्जित किया था। मेरा कहने का आशय यह है कि अगर आप हिम्मत कर लें, हौसला कर लें, बालेंदु दत्ती जी का इतना सशक्त उदाहरण आपके सामने यहाँ है। आईटी के कितने बड़े व्यक्ति हैं, ये किसी और क्षेत्र में रहते तो पता नहीं आज क्या तूफान मचा सकते थे, पर इन्होंने हिंदी को चुना। और अच्छी बात यह कि आज हिंदी को लेकर भी आज ये पूरी दुनिया में तूफान मचा रहे हैं। आज हिंदी को सहज और बोधगम्य बनाना, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हिंदी को सुगम बनाना, उसमें बहुत बड़ा हाथ बालेंदु दत्ती जी और इनके जैसे कई युवा साथियों का है, जिन्होंने अपनी भाषा में इस तरह की काम करने की प्रेरणा कहीं न कहीं अर्जित की है। और इसीलिए आज आप सब लोगों के लिए ये बात सारी बहुत सुगम हो गई, बहुत सरल हो गई। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस सारी बातों से प्रेरणा लेके अपने आप को अपनी मातृभाषा में कहाँ सशक्त हो सकते हैं, कहाँ सुगठित हो सकते हैं, इसको सोचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा मूल सोच तो कभी अंग्रेजी में आता नहीं। अगर मैं अंग्रेजी में भी बोलता हूं तो मूल रूप से तो मैं हिंदी में सोचता हूं और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करता हूं। अगर आप मराठी भाषी हैं तो आप मूल रूप से मराठी में सोचते हैं और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, क्योंकि वो सहज रूप से आपके अंदर से आती नहीं है। तो जो सहज रूप से आपके अंदर से आती नहीं है, उसे हम क्यों असहज बनाते हुए अपना प्रयोग करें, इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आनंद जी को जब मैं देखता हूँ, अब जिनके समर्पण है कि प्रशासनिक पद में, इतने वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर हैं, फिर भी हिंदी के प्रति जो आग्रह है, हिंदी को लेकर जो आग्रह है, और उसके कारण आज हमने उनको यहाँ बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि वो बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, पर अपनी भाषा के प्रति जो स्नेह है, अनुराग है, उसके कारण हमने उनको यहाँ बुलाया। ये सब बातें हमारे बीच में बहुत प्रेरणा देती हैं, बहुत उत्साह का संचार करती हैं। और हिंदी को लेकर या अपनी मातृभाषा को लेकर जिस तरह का वातावरण अब देश में बन रहा है, वो निश्चित तौर पर उत्साहवर्धक है, प्रेरणादायी है। आप जानते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है, उसमें इस बात पर आग्रह किया गया है कि बड़े से बड़े प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा भी हिंदी में हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस अब अपनी डिग्री हिंदी में पढ़ाने की बात देना चाहते हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी अब बहुत सारे पाठ्यक्रमों में हिंदी के प्रयोग को कर रहे हैं, अपनी भाषाओं में कर रहे हैं। और जब ये हिंदी के प्रयोग की बात आई तो वाजपेयी साहब आश्चर्य हुआ जानकर कि तमिलनाडु के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि हम तो ये बहुत पहले से कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले से तमिल में मेडिकल कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं, हिंदी तो पिछड़ गई है, हिंदी अब आ रही है। तो इसलिए अगर हमने हिंदी में मेडिकल का एमबीबीएस का कोर्स किया है या हिंदी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, तो कहीं कोई हम कमतर नहीं है। हमारा अपना ज्ञान है, आधारभूत ज्ञान है, उसमें हमें पक्का होना है। और अपनी मातृभाषा में लिया हुआ ज्ञान है, वो निश्चित तौर पर हमें और अधिक हमारे ज्ञानार्जन की पिपासा में निकट पहुंचाता है और अधिक मजबूती से हमारे कदम को आगे बढ़ाता है। इसे सोचना चाहिए। तो मित्रों, ये अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हिंदुस्तानी भाषा अकादमी ने इस विषय में पहल करते हुए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है कि वो अपने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को साथ में लेकर कहीं चले हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। उनका ये प्रयास बहुत अच्छी तरह आगे बढ़े। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहता हूँ। ये एक व्यंग रचना है, पर ये मेरा संस्मरण है। मैं पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसी छोटी छोटी किताबें लिख रहा हूँ, विशेष रूप से आप जैसे विद्यार्थियों के लिए लिख रहा हूँ। कुछ अल्प विराम इसलिए भी लिखी कि कुछ अल्प विराम मैंने सोचा कि हमारे जीवन में हम सब बड़े लक्ष्यों की ओर भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ना चाहते हैं। और जब हम बड़ी चीजों को पकड़ना चाहते हैं तो छोटी चीजें हमारे पास से छूट जाती हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस में बहुत बड़ी डील चाहिए, कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, तो उतनी बड़ी खुशी अर्जित करने के लिए जब छोटी सी खुशी है, आपको टैक्सी वाला अच्छा मिल गया, ये भी खुशी है। आपको बिना भीड़ के
स्टेशन पर घुसने मिल गया ये भी खुशी है, कुली ने आपके 5 रुपए लौटा दिए ये भी खुशी है। पर हम ये छोटी खुशियों को भूल गए, हम बड़ी खुशी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ये छोटी छोटी खुशियां हमारी जिंदगी से सिमटती चली जा रही है। वैसे ही बालेंद्र जी मुझे क्षमा करेंगे, पर टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि हमारी भाषा को भी सपाट कर दिया, क्योंकि जब आप टाइप करते हैं तो बहुत सारी बारीक चीजें नहीं आती, कॉमा नहीं आता, चंद्र बिंदु नहीं आता, हलंत नहीं आता, कई कई आता, मेहनत से आता, मेहनत से आता। तो मेहनत कौन करेगा? ऐसे एक बार ऐसी कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में मेरे एक बालक, तो उसने लिखा कि सर मैं कल आ रहा हूं। तो मैं कल आ रहा हूं तो मैंने उसको कहा कि यार जब आया तो मैंने कहा कि तुमने देखो ये टाइप गलत किया, मैं लिखना चाहिए, तो मैं के ऊपर 2 डंडे और बिंदु होगा तब मैं आऊंगा। तो उसने कहा अगर मैं की जगह मैं लिख देता तो कोई और आता, नहीं आता। तो उसका ये कहने का आशय था कि आपको तो समझ में आ गया ना कि मैं आ रहा हूं। तो फिर ये इन बिंदुओं का क्या मतलब है? उस बालक ने ये प्रश्न किया। तो मैंने उसको कहा कि बेटा तुम्हारी माँ बिंदी लगाती है, हाँ लगाती है, किसी दिन तुम्हारी माँ बिंदी ना लगाए तो तुम कितने अस्वस्थ हो जाते हो। तुम बार बार माँ से कहते हो कि माँ सब छोड़ दो पहले बिंदी लगाओ, सब छोड़ दो पहले बिंदी लगाओ। तो जब तुम्हें अपनी माँ की बिंदी अस्वस्थ कहती है तो हिंदी की बिंदी हटाने का तुम्हें क्या अख्तियार? वहीं से ये कुछ अल्प विराम शुरू हुआ। तो ये जिंदगी के छोटे छोटे प्रसंग थे जिनको मैं लिखता गया, फेसबुक पर लिखा तो कई लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने साझा किया। उसी में से कुछ मित्रों ने सलाह दी कि ये तो खत्म हो जाएगा, फेसबुक की जो शेल्फ लाइफ है वो तो 1 घंटा भी नहीं है, आज पढ़ा फिर 10 पोस्ट आ गए तो वो नीचे चला जाता है। तो इसमें से कुछ जो ठीक ठाक सी रचनाएं हैं उसको अगर आप लिख लें तो संपादित करके उसको छाप दें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने एक संग्रह लिखा, उसका नाम था कुछ अल्प विराम। उसके बाद अगला संग्रह आ गया, उसका नाम रखा पल भर की पहचान। फिर उसके बाद तीसरा संग्रह आ गया, उसका नाम रखा जिंदगी का बोनस। तो अभी 2 संग्रह और हैं जो मेरी अपनी व्यस्तता के कारण नहीं है। तो उसमें से एक छोटी सी रचना है जो हिंदी से संबंधित है, इसलिए पढ़ना चाहता हूं। इसका शीर्षक है हिंदी का टीचर। जी नहीं, आज हिंदी दिवस नहीं है, फिर भी मैं हिंदी के बारे में बात करने की हिम्मत जुटा रहा हूं। नहीं घबराइए मत, मैं हिंदी को लेकर कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर रहा। मैं आंदोलन खड़ा भी करूं तो मेरे किए से होना तो है नहीं। जब अच्छे लोगों के प्रयास से नहीं हुआ तो मेरे किए से क्या होने वाला है। छोटा सा ही सही लेकिन हिंदी का लेखक हूं और भ्रम पाले रहता हूं कि मैं राष्ट्रभाषा की सेवा कर रहा हूं। अक्सर किसी समारोह में अपने विचार व्यक्त करने या आशीर्वचन देने बुलाया जाता हूं। ऐसे ही एक महाविद्यालय में एक समारोह के लिए एक बार बुलाया गया। कार्यक्रम सचमुच अच्छा था। महानगर का प्रतिष्ठित महाविद्यालय होने के कारण सारा वातावरण अंग्रेजीमय था। ज्यादातर संचालन और भाषण अंग्रेजी में ही हो रहे थे। मेरी बारी आने पर थोड़ा पसोपेश में था कि किस भाषा में बोलूं। ऐसा अक्सर होता है। पसोपेश ये होता है कि हिंदी में बोलने से लोग अक्सर आपको देसी समझकर हल्केपन से न लेंगे। बहरहाल मैंने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया। संबोधन के शुरुआती औपचारिक वाक्यों को अंग्रेजी में देने के बाद, ताकि लोग ये जान लें कि बंदे को अंग्रेजी भी आती है, अपनी मूल बात हिंदी में शुरू की। बातें विद्यार्थियों को अच्छी लगी, तालियां भी खूब बजी। अच्छा लगा। उत्साह में अपनी एक कविता भी पढ़ डाली। भाषण समाप्त करके जब अपने स्थान पर आया तो मन में संतोष था कि मैं अपना भाषण हिंदी में दे पाया और लोगों ने उसे पसंद किया। जैसे ही अपने स्थान पर बैठा, साथ वाले सज्जन ने, जो मेरी ही तरह अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, बोले, हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। इससे पहले कि मैं उनकी प्रशंसा का उत्तर दे पाता, उन्होंने दूसरा वाक्य फेंक दिया, हिंदी के टीचर हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा था क्या उत्तर दूं। जी नहीं, लेकिन हिंदी में थोड़ा लिख पढ़ लेता हूं, बस इतना ही उत्तर दे पाया। अब इतने पर वो सज्जन रुक जाते तो अच्छा था, लेकिन वो तो जैसे मुझे मेरे भाषण के दौरान मिली तालियों का हिसाब चुकता करना चाहते थे। छूटते ही बोले, किस नाम से लिखते हैं? अब इतने अपमान के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा जिद्दी स्वभाव आड़े आ गया। जी मैं अपने ही नाम से लिखता हूं। अब अपमान की पराकाष्ठा थी। आप हिंदी में लिखते हैं ना, आजकल हिंदी पढ़ता कौन है? ये मेरा नहीं, राष्ट्रभाषा का अपमान था। मेरे मुंह से निकल गया, आप पढ़ते भी तो मैं कोई मुंशी प्रेमचंद तो हूं नहीं जो मेरा पढ़ा लिखा आप पढ़ें। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि आप मेरा लिखा पढ़ें ना पढ़ें,
लेकिन कई लोग इस देश में हिंदी पढ़ते हैं। मैंने उनसे कहा जरूर, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदी के लेखक को अक्सर कई बार ऐसी अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पुस्तक मेले में एक पुराना मित्र मिल गया। उसके साथ स्कूल में पढ़ाई की थी। वो अंग्रेजी के एक प्रकाशक के स्टॉल पर खड़ा था। देखा तो उसका एक छोटा सा पोस्टर वहां लगा था। मालूम पड़ा कि उसका एक उपन्यास उस प्रकाशक ने छापा है। दिस इज माई फर्स्ट बुक, उसने गर्व से कहा। उसने फिर मुझसे आग्रह किया कि मैं उसकी किताब खरीदूं ताकि वो उस पर अपना ऑटोग्राफ मुझे दे सके। मजबूरी में मैंने वो किताब भी खरीदी, उसका ऑटोग्राफ भी लिया और उसके साथ फोटो भी खिंचवाया। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? कुछ लिखते पढ़ते हो कि नहीं? स्कूल में तो खूब कविताएं पढ़ा करते थे। मित्र ने अपने स्वर को यथासंभव कसैला बनाते हुए कहा। मजबूरी में बताना पड़ा कि मेरी भी किताब पुस्तक मेले में है। अच्छा, अरे वाह, कहाँ है? मैंने कहा वो 12 नंबर के डोम में। अच्छा, उधर वो हिंदी वाले सेक्शन में? उसने हिकारत के भाव से कहा। मन हुआ कि उसे अपने प्रकाशक के स्टॉल पर आने के लिए कहूं। मैं कहता भी, लेकिन उससे पहले ही वो बोल पड़ा, देना अपनी किताब, पढ़ने की कोशिश करूंगा, पर हिंदी में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम दोनों ने एक ही बेंच पर बैठकर कस्बे के सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, लेकिन अब उसे हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। उसे दिक्कत मेरी हिंदी की किताब खरीदने में भी थी। उसमें हिम्मत थी कि वो अपनी अंग्रेजी की किताब मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे गले मढ़ दे, लेकिन इतनी ढिठाई मैं नहीं कर पा रहा था। मन को बात कचोट रही थी और उसे साझा करने के लिए मैंने सोचा कि आज का दिन इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इस उद्बोधन के लिए। मैं चाहता था कि जोशी साहब के उद्बोधन के बाद मैं आपको बताऊं कि श्री डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी न केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के यशस्वी सदस्य सचिव हैं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय शिक्षण मंडल के, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के भी आप अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही आप बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत बड़े स्तर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जिस सहजता से, जिस सरलता से, जिस विनम्रता से आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके कहे शब्द हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अंदर तक कैसे प्रवाहित होते चले जाते हैं, ये आप सब लोग अभी समझ चुके होंगे। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इनकी विनम्रता पे कि किसी को हो ना सका उनके कद का अंदाजा, वो आसमां है लेकिन सर झुका के चलते हैं। ऐसे विनम्र व्यक्ति डॉक्टर जोशी जी का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने मुख्य अतिथि और उद्घाटक की भूमिका में हमारे संकट मोचक बनकर आए। श्री सत्यनारायण जटिया जी, जो कि आज मुख्य अतिथि की भूमिका में यहाँ थे, पारिवारिक किसी वजह से उनको दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। वो किसी भी क्षण, कभी भी, किसी भी सत्र में कभी भी आ सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, सुबह उद्घाटन सत्र में नहीं आ पाएंगे, तो संकट मोचक की भूमिका में साहब ने बता दिया, तो मुझे भी अब बताने में कुछ बोझ नहीं होगा। तो अब मैं सर कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलता हूँ। आप तो हाँ, बस इसलिए कर। तो दूसरा जो परिचर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र है, उस सत्र के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को, जिनका विषय है भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं युवा।